हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 1 को। तो उदाहरण नंबर 1 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे बहुत सारे बच्चे उदाहरण में विशेष रुचि नहीं लेते। उदाहरण को हम इतना गिरा हुआ समझते हैं, उदाहरण वाले सवाल को बहुत ज्यादा गिरा हुआ समझते हैं। नहीं, उदाहरण का सवाल इतना गिरा हुआ बिल्कुल नहीं है। यदि इतना गिरा हुआ रहता तो उसका उदाहरण क्यों दिया जाता। वह ऐसा सवाल है, उस सवाल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। चैप्टर को लेके वह एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जैसे गांव में कोई बच्चा टॉप कर जाता है बिहार बोर्ड में, तो बाकी शेष बच्चों को उस बच्चे का उदाहरण दिया जाता है, देखो उस बच्चे ने इतना नंबर ला लिया। ठीक उसी प्रकार जो सवाल उदाहरण में दिए जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, टॉप मोस्ट सवाल होता है, बहुत ही जबरदस्त सवाल होता है। यही तो कारण है कि वह उदाहरण में दिए जाते हैं। चलिए आइए हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 के बता दूं आपको, कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 1 को करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 बहुत ही खास है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं उदाहरण नंबर 1 में क्या है। तो उदाहरण नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। वैसे आप यहां पे देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाने के लिए कहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का महत्तम निकालें। तो ये कहा है। तो इस चीज से एक एक और चीज ये क्लियर हो गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम सिर्फ महत्तम निकाल सकते हैं, लघुत्तम नहीं निकाल सकते। ध्यान हो सके तो आप लिख लीजिए। जब भी आप क्लास करने के लिए चलते हैं तो अपने पास कॉपी जरूर रखा करिए, कलम रखा करिए, उसको आप लिख लिया करिए, जरूरी चीजें लिख लेना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, महत्तम निकालने के लिए किया जाता है। चलिए आइए अब देखते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए आइए करते हैं इस सवाल को। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सवाल है। एक बार देखिए क्या लिखा है। लिखा है 4052 और 12576 का एचसीएफ क्या निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, हाँ प्रयोग करके निकालना है। महत्तम तो निकालना एचसीएफ ही है, लेकिन किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विषय में, प्रमेय 1.1 के विषय में बच्चों बहुत ही ज्यादा विस्तार से मैंने बता रखा है और वीडियो चैनल पे अपलोड है। आप वो एक बार यदि देख लेते हैं तो मुझे लग रहा है यह क्लास आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। एक बार आप देख ही लीजिए, मैं कहूंगा एक बार आप उसको देख ही लीजिए, जरूर देख लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्या है, एक बार फिर भी मैं लिख देता हूं। देखिए, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको बी मानते हैं, बस यही। क्या आपने कभी महत्तम बनाया है? आप कहेंगे हाँ। क्या आपने कभी महत्तम बनाया है? आपका हमेशा जवाब में आएगा हाँ, हाँ सर हमने बनाया है। कैसे बनाया है? तो आपने बनाया होगा इस तरीके से, कुछ भाग विधि से। आइए हम लोग उसी तरीके से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पहले हम उसी तरीके से करते हैं, जिस विधि से आपने बना रखा है वही विधि हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है बच्चों कहाँ रखते हैं उसको बताइए। आप कहेंगे उसको बीच में रखेंगे, 12576 ये बीच में रहेगा। और जो छोटी संख्या उसे हम भाग देंगे, 4052 से क्या देते हैं, भाग। कितने बार में लगाइएगा? आप कहेंगे 3 बार में लगाइए। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 0 1 1 और 3 चौके 12। चलिए घटाइए। 6 में 6 जाएगा, क्या बचेगा? 0। 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा। 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा। 2 2 खत्म हो गया, 1 1 खत्म हो गया, 420 अब शेष आया। जो शेषफल निकलता है उससे अब भाग देते हैं, किससे? अब ये बनेगा भाजक 4052। ये चीज बच्चों हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हम लोग नया पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं है, पहले ही पढ़ रखा है। 9 बार में लगेगा, लगाइए। 9 का 9 को 0 बार, 0 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा, 1 9 चौके 36 1 37। चलिए घटाते, 2 15 में 8 गया 7, यहाँ आपका 9 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। और आपने देखा 272 हो गया आपके पास। अब 272 को आप 420 से कटाएंगे,
2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में लेना पड़ेगा 272। चलिए 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में 2 गया 1, अब 148 हो गया। थोड़ा मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है, 148। अब इससे भाग देना है। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? इस प्रोसेस को हम लोग कब तक दौड़ाते रहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, क्योंकि जब जैसे ही शेषफल 0 आया अपना आंसर ही निकलेगा। कितने बार में? 1 बार में, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में घटाते हैं, 1 बार में 148। चलिए घटाइए, 12 में 8 जाएगा 4, फिर 6 में 4 जाएगा 2, 2 में 1 जाएगा 1, आप कहेंगे 124। कितने बार में आप घटाएंगे? आप कहेंगे फिर 1 बार में। 148 यहाँ लिखना पड़ेगा। कितने बार में? 1 बार में घटाएंगे 124। फटाफट घटा लेते हैं, 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 1 1 खत्म। अब 24 से 124 काटना है, कितने बार में? आप कहेंगे सर 5 बार में काट देते हैं। 4 पंचे 20 के शून्य, हाथ मेरा 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो 4, ये 2 2 खत्म हो गया, 1 1 खत्म हो गया। अब 4 काटेगा, 24 को 4 छके 24। क्या आपने देखा? पूरा पूरा कट गया, अर्थात 0 यहां हुआ। चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 0 रखते हैं। बच्चों जैसे ही 0 आया, 0 किसने किया? 4 ने, तो 4 ही अपना HCF निकल के आ जाता है, 4 ही अपना HCF निकलेगा इस संख्या का। ऐसे हम लोग करते थे बचपन में, ये चीजें हम लोग बचपन में करते थे। अब लेकिन उसी चीज को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में हमें लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? लिखना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ये आप चाहें तो रफ में कर लीजिए, साइड में आप चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनेगी, इससे और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो भाग विधि है। हालांकि किया है हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है। आइए लिखने का तरीका आपको बताते हैं क्या है। आप इसको मानेंगे, यहां पे लिखिए, माना कि ए लिख लीजिए आप। माना कि ए बराबर 12,576 तथा जो छोटा है उसको बी मान लीजिए, तथा बी बराबर 4,000। ठीक है, हमने ए मान लिया 12,576 तथा बी मान लिया 4,052। ये हम लोगों ने मान लिया। अब क्या करेंगे? अब आप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या आप चाहें तो यहाँ प्रमेय का भी लिख सकते हैं। क्या क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है। अब ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जहां जहां 0 से बड़ा होता है आर, कभी बराबर भी होता है, आर से बड़ा होता है बी। तो बच्चों ये वैसे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और इसको एक एल्गोरिथ्म कहा जाता है, क्योंकि ये एक यह सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। यही कारण है कि इसको एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो अब यहां से हम लोग कर लेंगे प्रथम चरण। हम लोग लिखेंगे फर्स्ट चरण। ऐसे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट चरण, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में हम लोग सेम इसी का प्रयोग करेंगे। ए का मान हमने क्या रखा? अब लिखने का तरीका ये बताता हूं। कितने चरण बनेंगे सबसे पहले आप ये देख लीजिए। पहला चरण देखिए, ये एक चरण यहां बनेगा, दूसरा चरण यहां बनेगा, तीसरा चरण आपका यहां बनेगा, चौथा चरण आप यहां बनाएंगे, ये हो गया आपका पांचवा चरण। जितने भाग जा रहे हैं, ये हो गया आपका छठा चरण, और ये हो गया आपका सातवां। ये सारे चरण हैं, और इन इन चरणों में हम लोग आंसर हम लोगों ने निकाला है। ये सारे चरण हैं। तो प्रथम चरण में क्या है? तो हमेशा एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक बार यहां देख लीजिए, जो बीच वाली संख्या होती है वो ए कहलाती है, जिससे भाग देते हैं वो उसको बी कहते हैं, भागफल को क्यू कहते हैं, शेषफल को आर कहते हैं। ये चीज तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग लिखेंगे। अब प्रथम चरण में ए का मान कितना है? देखिए, ए बीच वाली संख्या को हम लोग ए बोल रहे हैं फिलहाल, 12,576 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,576।
बराबर बी की जगह पे क्या है बच्चों, बी की जगह पे 4052 है। यहां वाली जो चीज होती है वो बी कहलाती है ये, और प्लस क्यू कितना है, देखिए क्यू, ये क्यू कहलाता है जो भागफल है, और भागफल यहाँ कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, और आर कितना, शेषफल कितना आया है 420। ये आपका प्रथम चरण हो गया। ये चरण हम तब तक लिखेंगे जब तक कि ये शेषफल है ये जीरो ना आ जाए। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण, तो दूसरे चरण में अब हमारा यहाँ पे, दूसरे चरण में अब आपका ए ये हो जाएगा, बीच वाला ये ए होगा, ये आपका बी होगा, और ये क्यू होगा। बार बार लिखूंगा नहीं, एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि अब लगातार हम लोग लिखना शुरू करेंगे। क्या है एक बार देखिए, तो यहाँ पे ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर अपना हो जाएगा 4052, क्योंकि बीच में है। बी का मान होगा 420, क्योंकि 420 से भाग दे रहे हैं। क्यू का मान है 9, क्योंकि 9 बार में भाग हम लोगों ने दिया है, और शेष आया है 272। ठीक है, अब तीसरा चरण लिखिए। तीसरा चरण, तीसरा चरण, हम लोग तीसरा चरण लिखेंगे। तीसरे चरण में अब देखिए तीसरे नंबर भाग यहां पे पहुंचे, यहां बीच वाला क्या कहलाएगा हमारा, ए कहलाएगा। अब हमारा जो ए होगा वो होगा 420, ए होगा अपना 420, और बी क्या होगा, जिससे भाग देते हैं, बी होगा अपना ये 272, बी होगा 272, और क्यू कितना है, तो चूंकि हम लोगों ने एक बार में भाग लगाया है एक, और इस बार शेषफल आया है 148। ये तीसरा चरण। अब हम लोग चौथा चरण लिखेंगे। चौथा चरण, अब चौथे चरण में जो अपना ए होगा बच्चों कहाँ होगा, यहाँ। हम लोगों ने इसको यहाँ लिखा था, तो इस बार बीच वाला 272 ए कहलाएगा, 148 बी कहलाएगा, और ये आपका क्यू कहलाएगा, और जो शेषफल है वो आर कहलाता है। तो अब ए कितना हो जाएगा अपना 272, ए हो गया। उसके बाद अब यहां देखेंगे बी आपका कितना हो जाएगा 148, और क्यू कितना हो जाएगा, आपका जो भागफल है वो 1 हो जाएगा, और शेष इस बार आपका आ रहा है 124। ठीक है, ये इतना तो क्लियर है, ये तो क्लियर है बस। और आइए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ये वाला भाग, ये तो वैसे समझाने के लिए था। अब मैं यहां कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां हम लोग कर लेते हैं इस जगह। चौथा चरण हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पांचवा चरण। पांचवा चरण, ठीक है। अब ए क्या होगा पांचवें चरण में, अब जो हमारा ए होगा हम लोगों का, ए होगा 100। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है 272, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग यहां पहुंचेंगे। अब जो ए हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 148। ए हुआ ये 148, और उसके बाद बी की जगह पे 124 है, हम लोग यहाँ पे 124 लिखेंगे, क्योंकि जगह पे एक है, एक लिखेंगे, और शेष इस बार आया है 24। ठीक है, आइए अब करते हैं छठा चरण। छठा चरण, तो हम लोग यहाँ पे छठा चरण करेंगे। छठा चरण, छठे चरण में अब देखना है ए कितना होगा। अब ए हो रहा है इस बार 124, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 124। बी की जगह पे अपना कितना है बच्चों, बी की जगह पे 24 है, और ए की जगह पे कितना है, आप कहेंगे 5 है, और शेषफल आपका 4 आया है। शेषफल कितना है 4। अब आते हैं सातवां चरण। सातवां चरण, तो सातवें चरण में क्या है, यदि ध्यान से देखेंगे लास्ट वाला ये, इस बार ए कितना आया है, आप कहेंगे ए आया है 24, और बी हमारा आया है 4, क्यू आया है 6, और शेष आया है 0। शेष आया है 0। ये जैसे ही बच्चों शेष 0 आ जाए हमारा आंसर निकल के आता है, हो गया ना, हम कह सकते हैं अतः, बस यहां लिख लीजिए अतः, अतः 4052, क्योंकि 0 आ गया है, किसने लाया किया 0, बी ने। बी का यहां जो आंसर होता है बच्चों बी का मान होता है, अतः 4052, और यहां मैं लिख लेता हूं, दिख रहा है ना, ठीक, और 12,576, 12,576 का क्या एच सी एफ बराबर 4। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब रही बात, अब आपके सामने जो समस्या आई है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्या समस्या आ रही है।
अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि सर क्या करें, क्या इसको भी लिखना पड़ेगा? बच्चों यदि आप ये नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं है, मत लिखिए, लेकिन ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तो आपको सारे स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे, यदि ये आप नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ हाँ, साथ में ये भी कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं साथ में, जैसे ऐसे करके साइड में, जैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी सिस्टमेटिक किया है, इस तरीके से साइड में आप भाग दे दें और उसके बाद आप चरण वाइज सारे लिख के लास्ट में ये आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ भाग करके आंसर निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको आंसर देना है, सारे चरण लिखने हैं, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस तरीके से आप करिए। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, और यदि आपने प्रमेय 1.1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। यदि आप वो देख लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल एक ये देखते हैं क्या है। अगले उदाहरण की हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है इस उदाहरण में, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। क्या है लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 24 नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, 24 नहीं है, क्यों होगा इसकी जगह पे? मैं यहाँ पे क्यों ही बना देता हूं, मैं यहाँ पे क्यों ही बना देता हूं, क्या बना दूंगा इसको? क्यों। यहाँ पे क्यों है, ठीक है, लीजिए आपके सामने क्यों बना देता हूं, ये 2q। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषमपूर्णांक q 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए ये हमें करना है, ये हमें करना है। इसको दर्शाने के लिए सबसे जो अहम चीज है, देखिए एक बार फिर से पढ़िए, फिर हम लोग देखेंगे। एक बार पढ़ते हैं सवाल को, क्या लिखा है। लिखा है कि दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक जो संपूर्णांक होगा वो 2q के ही रूप का होता है, तथा प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब पूर्णांक का मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। पूर्णांक पूरा अंक, लेकिन हाँ दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये है, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, वो तो मानना पड़ेगा। चलिए आइए हल शुरू करें। इसको मान ले आप, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a है। तब तब क्या होगा, जब हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक a माना तब क्या होगा, तब आपका देखिए क्या होगा, तब होगा a बराबर क्या होगा, 2q प्लस में यहाँ पे आप जीरो भी दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? वही चीज है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही है, दूसरा कुछ नहीं है, ये एकदम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। a बराबर 2q प्लस, यहाँ पे हम जीरो आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ हम जीरो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, लिखा तो इसीलिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि q जो है ना, ये तो q है, ये है, और ये जो दो है बच्चों, ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये b का मान है। ये किसका मान है? b। तब a बराबर 2q प्लस आर, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर हम कह सकते हैं 2 होगा। b बराबर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि b तो अपना पता चल गया 2 होगा। जब b 2 पता चल गया, r अपने आप हमें पता चल जाएगा। r क्या होता है? तब r बराबर, तब r बराबर क्या होगा, तब r बराबर जो होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा होता है r या बराबर होता है r से बड़ा होता है b। मतलब यदि b हमारा 2 हुआ तो 2 से छोटा, तो r जब होगा, r तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2b है और जो r होता है वो b से छोटा होता है, b से क्या होता है? छोटा।
मतलब आर से बड़ा होता है बी, जब आर से बी बड़ा होता है, इससे सिद्ध है कि बी से आर छोटा होता है। दो हम लोग नहीं लिखेंगे, 0 और 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे तब आर बराबर, तब यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आर बराबर 0 लेने पर, हम लोग आर बराबर 0 लेंगे एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए तो ए ही है, बी क्या है, तो बी की जगह पे 2 है, ठीक है, आप 2 लिख लीजिए। क्यू कितना है, क्यू तो क्यू ही रहेगा, क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है। अब प्लस आर बराबर हमें क्या लेना है, 0। तो आपने देखा कि ए बराबर तब क्या हो गया, वह पूर्णांक ए बराबर 2q के रूप का हुआ, 2q, जहां आप लिख लीजिए, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब ये देखिए, अब ये पता करते हैं 2q सच में सम संख्या है, लिखा है कि सम पूर्णांक है। अच्छा, दो कौन सी संख्या ये बताइए, दो सम संख्या है। अब किसी से भी गुना करिए, कोई भी संख्या लीजिए आप, कोई भी, कुछ भी, आप बोलिए क्या लूं, आप कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या लेनी चाहिए, कौन सी संख्या लूं मैं संख्या लेता हूं कुछ भी, चलिए मैं 3 लेता हूं, गुणा किए तो कितना आया 6, कौन सी संख्या है, सम संख्या। और इसकी आप इधर क्यों मान ले, ये तो दो फिक्स है, कुछ भी लीजिए, मैं लेता हूं 7, 7 दूनी कितना हो गया 14, कौन सी संख्या है, आप देखेंगे इधर सम संख्या सारा आता रहेगा। फिर यहां देखिए, कुछ भी लीजिए, मैं लेता हूं 5, आप गुना करेंगे 5 दूनी कितना होगा 10, कौन सी संख्या है 10, सम संख्या है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी लीजिए, आप लीजिए एक, आप लीजिए एक, एक लेते हैं, दो गुना एक करेंगे दो, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या लीजिए, 3 लीजिए, 3 दूनी कितना होगा 6, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इससे सिद्ध है कि सम संख्या से हम किसी भी संख्या को गुना करें, किसी भी संख्या को, किसी भी पूर्णांक को हम लोग गुना करें, तो यदि सम संख्या से हम किसी भी पूर्णांक को गुना करें, चाहे कोई भी 3 हो, 7 हो, 5 हो, 1 हो, 3 हो, या और भी आप चाहें तो ले सकते हैं, वो हमेशा कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। इससे सिद्ध है, इससे सिद्ध ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r बराबर जब हम लोगों ने 0 लिया, तब हमारा वह पूर्णांक जिस हम लोगों ने उस पूर्णांक को क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक को a माना था, तो a बराबर कितना निकला 2q। सच में 2q क्या है, सारी प्रमेय संख्या, ये तो बस समझाने के लिए स्ट्रक्चर था, ये ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, ये तो बस समझाने के लिए था। इसको आपने देख लिया, चलिए ये तो हम लोगों ने कर लिया, बस एक स्टेप और करना है। आर बराबर हम लोगों ने 0 ले लिया, आर बराबर 1 लेके देख लेंगे, पुनः मैं यहां कर देता हूं, चलिए यहां हम लोग कर लेंगे। अब नहीं, यहां लिखिए पुनः, पुनः, फिर पुनः मीन फिर, अब आर बराबर हम लोगों ने 0 ले लिया, अब 1 लेंगे, पुनः आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेने पर किसमें, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ए तो ए ही है, ए तो हमने वो संख्या माना ही है, बी की जगह पे क्या है क्यू, क्यू तो क्यू ही है, आर की जगह पे हम लोगों ने ए माना। यहां पे हम लोग लिख लेंगे जहां क्यू कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, क्यू कोई पूर्णांक है, आप लिख लीजिए क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, लिख लीजिए धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोगों ने क्या देखा, अब चलिए इसको भी करके देखते हैं, क्या सच में ये विषम संख्या है, क्या 2q+1 विषम संख्या है। अब चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, दो तो दो ही है, गुना क्यू, क्यू तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, प्लस में 1 करते हैं,
क्या हमेशा विषम आता है? क्या ऑलवेज विषम आता है? देख लेते हैं। क्यों की जगह पे आप कमेंट करिए, मैं क्या लूं, कुछ भी आप कमेंट करिए, कोई भी। हाँ, याद रहे, कोई भी मतलब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जहां क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये तो नहीं। ये तो वैसे समझाने के लिए था, आप यही यहां तक उतार लें, ठीक है, यहां तक आप लिखेंगे इसको, बस इतना ही। दो की जगह पे कुछ भी, चलिए मैं चार लेता हूं। चार लिया और एक जोड़ा तो कितना हो गया, आप ध्यान से देखिएगा, चार दूनी आठ, एक नौ, कौन सी संख्या है? आप कहेंगे विषम संख्या। और कुछ लीजिए, इस क्यू की सिर्फ क्यू चेंज करना है, बाकी सब वही रहेगा। क्यू की जगह पे आप सात लिख लीजिए, सात दूनी चौदह, एक पंद्रह, कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो बच्चों, जब हम सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो वह विषम संख्या ही आएगी, ये फिक्स है। सम संख्या में जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो वह हमेशा विषम संख्या, किसी चीज को मतलब सम संख्या में यदि एक जोड़ेंगे तो वह हमेशा विषम संख्या आएगी। बस यही था, यही दर्शाना था, अलग से और कुछ लिखना ही नहीं था, बस ये दर्शाना था। वो तो आपको समझाने के लिए था, ये दर्शाना था, और ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद।